तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ाया था, आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था। तो स्प्रिंग फोर्स में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? यदि ये कोई स्प्रिंग है ना, और रखी हुई है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है ना, जैसे 100 न्यूटन पर मीटर है या 200 न्यूटन पर मीटर भी हो सकता है। तो यदि आप इसे स्ट्रेच करोगे, ऐसे करके स्ट्रेच करोगे तो फोर्स लगता है, और यदि आप इसे कंप्रेस करोगे, ऐसे दबाओगे, तो भी एक फोर्स लगता है ना। द फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल टू माइनस kx। इतना फोर्स होता है ना। और हमेशा किधर की ओर लगता है फोर्स? किधर की ओर लगेगा बेटा फोर्स? इट विल एक्ट टुवर्ड्स ऑलवेज मीन पोजीशन, है ना। तो मीन पोजीशन का मतलब बताना भाई, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है साइना? मीन पोजीशन हाँ, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। इसमें हमने एक सवाल भी कर लिया था स्प्रिंग फोर्स में। क्लियर है क्या आप? ये है। yes. अच्छा चलो, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये रहा। ओके, तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, ऐसे करके मास। और ये 0.1, ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 0.1 kg का, 0.1 kg का, और ऐसे रखा हुआ है, सही है। इफ दिस ब्लॉक इज कंप्रेस्ड, इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, ये ग्राउंड है ना, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, है ना। इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड by 20 centimeter and released, find the acceleration of the block just after releasing the block, आपने इसे कंप्रेस करके छोड़ दिया है और आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द ब्लॉक। तो वो जो बॉक्स है समय 0.1 kg है। हाँ, 0.1 kg है। हाँ भाई, देखो कैसे करेंगे, जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। यस हाँ बताओ, देखो कैसे करें। ये जब आप इसे कंप्रेस कर दोगे तो इस पे जो फोर्स लगेंगे, एक तो 0.5 जी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और आपने इसे 0.1 मीटर कंप्रेस कर दिया 0.2 मीटर, कितना? 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर कंपेयर कर दिया, तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। यदि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लूं इसे, तो इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस एफ नेट तो 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल जो है वो 0.5 0.1 जी के इक्वल हो जाएगा, तो नॉर्मल तो 1 न्यूटन आ जाएगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि मैं इसकी एक्स डायरेक्शन कंसीडर करूं, एक्स डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स लगेगा एफएस, और जो फोर्स होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, k इंटू एक्स,
इज इक्वल टू m इनटू a, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kx अपॉन m, k की वैल्यू 300, x की वैल्यू 0.2 और मास है इसका 0.1 kg, तो कितना जाएगा 600, है ना, 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। फोर्स तो माइनस kx के बराबर होता है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जब आप लोगे तो एक तो ये तरीका है कि आप इसका एफएस का मैग्नीट्यूड ले लो और एक्सेलरेशन आप इंग्लिश में बता दो, है ना, कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि आप इसे x बराबर 0 मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर होगा। प्लस माइनस का मतलब है डायरेक्शन से। तो एक तरीका तो ये है कि आप चित्र में दिखा करके एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख दो, है ना, या आई कैप लगा दो ऐसे करके। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो और लिख दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। तो माइनस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें, है ना, जैसे माइनस के एक्स का मतलब है। आपको तो मैग्नीट्यूड निकाल करके डायरेक्शन बता देनी है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से देखो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, है ना। इट डज नॉट मीन इक्विलिब्रियम मीन नेट फोर्स जीरो। इट डज नॉट मीन पार्टिकल, है ना, बॉडी इज एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स उसमें कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे है। समझ में आई बात? हाँ, ध्यान रखना कि ये है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं आपने एक मास m की वेलोसिटी को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, और व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, इज इट इन इक्विलिब्रियम? बताना, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? बोलो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? जीरो हो जाएगी। जीरो। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है सायना? हाँ सर, अब दिख रहा है। हाँ, तो जीरो हो जाएगी। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो आप यहाँ पे इसका एफपीडी बनाओ जब हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो जब ये सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर है तो आप ये देख के बताओ इस पे नेट फोर्स क्या जीरो है? कैसे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द एयर? अच्छा, एक ही लगेगा। एक लगेगा ना, एक ही नहीं लगेगा, एक लगेगा। कितना लगेगा? mg। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है mg, और नेट फोर्स को ma के बराबर रख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड आ जाता है। तो इसका नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो सिंस f net
is not equal to 0, it is not in equilibrium. नहीं आई बात समझ में? इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है कि बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो इक्विलिब्रियम में। समझ में आई बात? ये है ना। तो एफ नेट 0 करना होता है बेटा इक्विलिब्रियम के लिए, ना कि वेलोसिटी का इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं है ना। वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नेट फोर्स 0 रहना चाहिए। ठीक है, ये है। अच्छा, बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये पुली है और एक स्प्रिंग है, ऐसे करके ये मास लटका हुआ है 5 kg, तो ये है हमारा 100 न्यूटन पर मीटर और ये इससे लटका हुआ है ना। यू हैव टू फाइंड इफ 5 kg block is in equilibrium, find elongation in spring, find elongation in spring, ये करना है। हाँ भाई, कैसे करोगे बेटा? 5 kg से और रोप की टेंशन निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका यदि मैं एफबीडी बनाऊं तो देखो, अब तो हमने एफबीडी बनाना सीख लिया है ना, तो मैं बस ऐसे ही बना देता हूं सॉल्यूशन में इसका, है ना, कि ऐसे स्प्रिंग है और यहाँ पे पुली है और ये ऐसे लटका हुआ है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे कितना लग रहा है 5G, यहाँ टेंशन, और ये भी टेंशन जो होगा, स्प्रिंग फोर्स जो होगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन के ही बराबर होगा, है ना। तो टेंशन कितना है 5G और स्प्रिंग फोर्स टेंशन इज इक्वल टू 5G, और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बेटा K into X। व्हाट इज X? एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम X is the elongation in spring, X is the elongation in spring, तो Kx is equal to 5G हो जाएगा, तो X is equal to 5 into 10 upon K, K की वैल्यू कितनी है बेटा 100, X is equal to 1/2, X is equal to 50 centimeter is the elongation in the spring। ये है। ठीक है भाई, 50 सेंटीमीटर है। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा, मान लिया ये है ना, इस तरीके से ये एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक लटक रहा है ऐसे करके, मान लिया 2 kg है और ये मान लिया 4 kg है। नाउ है ना, ये पुली जो है P4 पुली है ना, P4 पुली इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये रेस्ट पे है अभी तो, है ना। तो
इफ पुली P is in equilibrium, find elongation in spring, ये क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये टी डैश टी डैश टी टी। हाँ भाई, यदि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे था ना, ये इक्विलिब्रियम में है, Yes. तो आप मेरे को इसमें टी डैश बता सकते हो कितना होता है? फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता? अरे भूल गए बेटा, ये था ना अपना, ये M1 है, ये M2 है, तो टेंशन कितना होता है इसमें? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। ये याद रखो बेटा Yes. पुली मास सिस्टम में। और जो सीलिंग से रस्सी लटकी रहती है इसमें टी डैश, इसमें होता है टी टी इक्वल टू, ये बताता है आपका, है ना, टी डैश कितना हो जाएगा? टी डैश इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये बात है ना, ध्यान रखना ये। और एक्सेलरेशन जो होता है वो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होता है ना, वो निकाल लेना। खैर अभी यहां देखो, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा ऐसे ऐसे लगाएंगे। देखो यदि आप इसका बीडी बनाओगे तो टी डैश और ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स और टी डैश दोनों इक्वल होंगे, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू टी डैश। और इस वाली स्प्रिंग में, यानी इस वाली स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। और इसे क्या लिख देते हैं बेटा? kx। तो x की वैल्यू निकाल दो तेजी से। हेलो, हाँ टेस्ट कैसी है? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं ना, हाँ उसकी सॉल्यूशन देख लो और समझ लो, है ना। चलो ठीक है, अच्छा है, और कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो बाकी के सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा और आप अपनी तरफ से उन्हें अच्छे से लिख लो कॉपी पे, जैसे भी करें ना, अच्छे से क्वेश्चन कर लो, ठीक है बेटा? ओके ओके गुड। हाँ भाई Yes, sir. ठीक है, ये बात है। तो ये हो जाएगा fs इक्वल टू टी डैश। तो x की वैल्यू आई, कितनी आई? 8/30. अपॉन 200, 16/60, 8 अपॉन 30, यानी 4 अपॉन 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 मीटर। Yes. ये आ गया। चलो चलो, वो तो बेसिक ही है ना। तो इसी टाइप से आपको इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स में, जैसे कि मैं और एक क्वेश्चन बता देता हूं इसमें। ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये 37 डिग्री है और यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पर
एक स्प्रिंग लटकी हुई है ऐसे, और यहां पे जाके ये 50 केजी का ब्लॉक है और के की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर ऐसे, है ना। तो आपको ये बताना है फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, कितना इलोंगेशन होगा, फाइंड द इलोंगेशन इन स्प्रिंग। कितना लिख दो बेटा आंसर? कैसे करेंगे साइना बेटा? देखो 1 सेकंड से हो गया मेरा। हाँ, देखना जरा, mg साइन थीटा, यहां से टेंशन जा करके यहां से टेंशन ये है ना, तो साथ में यहां पर ये स्प्रिंग लगेगी इस तरीके से, और ये स्प्रिंग फोर्स है ना ऐसे लगेगा। तो टेंशन बराबर स्प्रिंग फोर्स और टेंशन बराबर mg साइन थीटा। जहां कोई गलती की हो अपने आप लिख सकते हो। मेरा तो 3/2 है। 3/4 कैसे? 50g, अच्छा मैंने गलती कर दी ना, ये 37 था, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, तो ये 3/5 आ जाएगा, है ना। तो 3/5 आ जाएगा, तो 5 हम 300/200x, और ये आ जाएगा x बराबर 3/2, 1.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सही है, नाउ इट इज करेक्ट 37 डिग्री। चलो mg साइन थीटा बराबर kx हो जाता है ना। अब बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं एक एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, इलोंगेशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। कैसे? ये लटक रहा है, मान लिया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये है, बताओ सर उस नीचे वाली बॉडी का मास कितना है? m, सिंपल m है बेटा, 2 kg 3 kg नहीं दिया मैंने, m और k में आपको इलोंगेशन बताना है। हाँ भाई, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लटक रहा है ना। mg/k। हाँ, mg
और ये हो जाएगा kx। तो बेटा kx इज इक्वल टू mg और kx हो जाएगा mg अपॉन k इज द करेक्ट आंसर। बोलो Yes. mg बाय k इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके आ जाता है। कैसे, है ना, इसे फर्स्ट पार्ट लिख लेना जो पहला किया है हमने, इसे सेकंड पार्ट लिख लेना कि मान लेते हैं हमने इस स्प्रिंग मास सिस्टम को किसके अंदर रख दिया बेटा, एक लिफ्ट में रख दिया, एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, है ना, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड with acceleration a से जाएगी। Now you have to find elongation और compression, find x। बताओ हाँ भाई, ये लिफ्ट के तो सवाल बहुत बार आए हैं और मतलब ये आते ही रहते हैं, बस ऊपर नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से इस टाइप से आते रहते बेटा। Yes, sir. है ना, बोलो। तो ये देखो, जैसे मान लिया m और k है, तो दो तरीके से कर सकते हैं इसे। आप बताओ कैसे करने के लिए बोल रहा हूं मैं, बताओ। पहला, एक तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा लिफ्ट के अंदर बैठने के बाद, है ना। तो पहला मेथड मैं बता देता हूं, इसमें मैंने आपको करा चुका हूं, फिर भी मुझे पता है कि आप शायद को कंफ्यूज तो है ही, प्लस भूल गए होंगे। जब तक इस चैप्टर में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं पढ़ा देता तब तक आपके दिमाग में बात बैठेगी नहीं, लेकिन इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला मेथड मैं बता देता हूं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू यदि ग्राउंड से कंसीडर करोगे, है ना, तो बेटा इस पे फोर्स बताओ मेरे को कितने लगेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इस ब्लॉक को देख रहे हैं, ये ब्लॉक है, और आप यहां पे खड़े हो ग्राउंड पे और इसे देख रहे हो, तो हाउ मेनी फोर्स विल एक्ट अपॉन दिस एफवीडी, बताओ इसका एफवीडी ऑफ है। दो, कौन कौन से बेटा, mg और ऊपर टेंशन, mg और kx, मतलब स्प्रिंग फोर्स, है ना, ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे। और एक्सेलरेशन कितना लिखते हैं इसका, ए, बोलो। तो यदि इलोंगेशन इसमें x है तो स्प्रिंग फोर्स F net इज इक्वल टू m में लगा सकते हैं क्या हम इसमें न्यूटन सेकंड लॉ। तो बेटा F net कितना लगाऊं मैं, Fs माइनस mg इज इक्वल टू m, ठीक है। तो Fs कितना लिखूं, kx इज इक्वल टू mg प्लस ma, बिल्कुल सही बात है। तो x कितना हो जाएगा इसमें बता दो मेरे को, x हो जाएगा mg प्लस a अपॉन k, बोलो। mg प्लस x बराबर mg इफेक्टिव अपॉन k। बोर्ड पे देखो, मेथड 2 कोई नया मेथड नहीं है, मैंने आपको बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जब रिलेटिव मोशन बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं मेथड 2 लिख देता हूं यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब है आप इस बॉडी को कंसीडर कर रहे हो कहां से, लिफ्ट से। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा यदि ये ऊपर जा रहा है, तो जी इफेक्टिव जो होता है वो कितना हो जाता है, जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, बोलो। yes, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो जी माइनस ए हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, जी इफेक्टिव। और जब लिफ्ट की रस्सी कट जाए तो जी माइनस जी बराबर ए वेटलेसनेस,
तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इस पे कितने फोर्स लगेंगे बताओ। यहां पे देखो, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एफबीडी ऑफ एम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। बताओ कितने फोर्स लगेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट? दो। कौन कौन से? mg और ऊपर एम जी इफेक्टिव लगेगा आपकी बार, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जी इफेक्टिव चेंज हो जाता है यदि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो, है ना। और ऊपर की ओर कौन सा लगेगा? के एक्स, यानी स्प्रिंग फोर्स। यस अब ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना लिखूं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में? जीरो। वेरी गुड, एक्सेलरेशन होगा जीरो। क्यों? क्योंकि लिफ्ट से रेस्पेक्ट में जब हम इसे देखेंगे ऐसे करके तो ये हमें यूं दिखाई देगा, जैसे हम लिफ्ट में हैं यहाँ पे और ये ब्लॉक लटक रहा है, तो ये रेस्ट पे है किसके रेस्पेक्ट में? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन जब हम ग्राउंड से देखेंगे और इस लिफ्ट को ऐसे देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो लिफ्ट का है। क्लियर है क्या बात? ये बात है। तो इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मोशन में था। दोनों चीज अलग अलग है, लेकिन के एक्स एम जी इफेक्टिव आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव अपॉन एक्स के, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? g प्लस ए। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, है ना। बोथ सॉल्यूशन आर द करेक्ट आंसर। करो। इंग्लिश भी बोलना सीखेगा थोड़ी सी, पढ़ाओ हिंदी, पढ़ाओ हाँ लेकिन पढ़ाओ इसमें, लेकिन कुछ सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहिए। टू दैट वो थ्री कंडीशनल have some common factors, so by cancelling them. यस सर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, तो ऐसे ही नीचे जाएगा तो नीचे के लिए भी बना लो एक चित्र, है ना। मैं बना देता हूं कि यदि ये है ऐसे करके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एग्जांपल, फाइंड एक्स इन स्प्रिंग। कैसे? लिफ्ट है एंड द लिफ्ट इज गोइंग एक्सेलरेशन विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो 3 कर देते हैं आज। ये है 20 kg, के कम है 400 न्यूटन पर मीटर। ये फाइंड एक्स इन स्प्रिंग, ये बताओ। फाइंड एक्स इन स्प्रिंग 400 न्यूटन पर मीटर है। हाँ भाई, हो गया साइना? कितना आंसर लिख दूं? मैं मेथड नहीं लिख रहा, अब तो मैं एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू के इंटू एक्स डैश लिख रहा हूं। एम जी इफेक्टिव अपॉन के, एम की वैल्यू 20, जी इफेक्टिव g माइनस ए 10 माइनस 3, यानी कितना आ गया? 7, और k की वैल्यू 400, है ना। 20 x डैश इज इक्वल टू 7 अपॉन 20 मीटर, 7 अपॉन 20 इंटू 100, बोलो 5 7 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर इज द
elongation in this spring. ये बात आई बात समझ में? चलो 7/20 के बाद आपने क्या किया? 7/20 को मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया 100 से गुणा करके। अच्छा ठीक है। हो गया सब। वेरी गुड, ठीक है, ये है। चल अब देखो, अपन इसमें एक स्पेशल टाइप का सवाल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे ये मास है 2 kg और इसके पीछे ये है 4 kg का ब्लॉक है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, मान लेते हैं यहां पे रखा हुआ है। और ओम जय श्री राम, ये रहा। तो इस पे यहां पे 120 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो आपको इसका एक्सेलरेशन बी का निकालना है। क्लियर है क्या बात? है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया बात? स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना? Yes. है ना? इफ ऐसे लिख लेंगे, चित्र बना लो पहले। इफ फोर्स 120 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए as shown in figure and its acceleration is AA 3 meter per second square. Find the acceleration of block B. सर इसमें दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा? नहीं, सेम तो नहीं होगा बेटा। सेम तो तब होता है जैसे मान लिया ये किसी एक रस्सी से इस तरीके से लटके होंगे। ये तो इस है ना, अगर जो 2 से चल रहा है तो ये भी 2 से ही चलता ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग है, फ्लेक्सिबल है, तो इसका एक्सेलरेशन सोचना है अपने को कि एक्सेलरेशन इसका कितना होता है। Yes sir. कितना है? ये निकालना है। देखो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। इसका एफबीडी बनाएंगे, है ना? ये तो साफ कर दूं इंग्लिश। Yes. अच्छा, इसके नीचे लिख लेना, दोबारा बना लेना, चाहे आप उसमें बना सकते हो जैसा आपको उचित लगे, है ना? इस पे कितने फोर्स लगेंगे 2G, इस पे कितने फोर्स लगेंगे नॉर्मल। यहाँ पे बनाते हैं इसका, है ना, ए ब्लॉक का। यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन, बोलो ए ब्लॉक का जो एफबीडी है उस पे कितने फोर्स लगाओगे। एक तो मैंने ये लगा दिया, अब आप बताओ। चलो एक ये लगा दिया 120 में, और बताओ और क्या फोर्स लगेगा इस पे। स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। स्प्रिंग फोर्स लाइक ए टेंशन इन द स्प्रिंग, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, ये पॉइंट लिख लेना, स्प्रिंग फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना? ये मैंने लिखा है निशान, है ना? तो स्प्रिंग फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द एक्सेलरेशन इज दिस इज द एफबीडी ऑफ किसका? 2 kg का। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें था बेटा ये। अच्छा, अब मेरे को ये बता दो कि ऐसे करके स्प्रिंग है, जो बी का एफबीडी बनेगा उस पे कितने फोर्स लगेंगे। एक तो 4G, एक नॉर्मल एनबी, और क्या लगेगा बताओ? स्प्रिंग फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन इज एबी। बोर्ड पे देखो कैसे, ये है ना, ये जैसे ये तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इसका स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, लेकिन एक स्प्रिंग फोर्स, है ना? ऐसा नहीं है कि अलग अलग। इसके लिए यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो बता सकते हो एफ नेट कितना लिखूं इसके लिए?
120 minus Fs is equal to 2 into 3. 2 into 3। तो Fs कितना हो गया बेटा 120 minus 6 121 14 मीटर पर सॉरी न्यूटन 114 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। जब स्प्रिंग फोर्स लग गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पता लग जाएगा। कितना लगेगा बताओ एफ नेट इज इक्वल टू एम में 114 by L. हाँ तो एफ नेट कितना आया एफ एस इज इक्वल टू 4 into ए बी। एफ एस कितना है 114 इज इक्वल टू 4 ए बी। ए बी इज इक्वल टू है ना ये आ गया 5/7/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 57/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से इस तरीके से भी लग सकता है। मान लेते हैं कि ऐसे कंप्रेस करें, मान ले 2 kg है और ये 3 kg है, बोलो ऐसे। अब इसमें लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स और इसका एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? फाइंड, इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, ए बी दे रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, बोलो। पंखा लगा सकते हैं, यहाँ पे तो लगेगी हवा थोड़ी सी। हाँ भाई साइना कितना आंसर आया बेटा? 1 सेकंड तो एफबीटी बनाना। देखो सुनो, जब भी करना हो ना तो आंसर नहीं लाना, थोड़ा टाइम लो 1 मिनट, लेकिन एफबीटी बना करके, क्योंकि आपको टॉप करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, है ना। सही तरीके से सवाल को सॉल्व करना ही पड़ेगा, कॉपी पे लिख लिख करके। आपने ये स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी क्यों बनाया? हाँ ये तो बात सही बात है। स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी क्यों बनाया, बिल्कुल सही बात है ना। ये बात तो यहाँ पे फंस गई कि स्प्रिंग लगेगा तो स्प्रिंग ही है ना। बोर्ड में देखो कैसे मैं इसे समझाऊं कि इसमें मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा जैसे मैंने आपको बता दिया ना, टेंशन की तरफ वर्क करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। इधर देखो कि जब इसमें इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन जैसे मान लिया बॉडी है ऐसे रखा हुआ है स्प्रिंग में M1 M2, यदि आप इसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, F1 F2 मान लेते हैं, इसमें हो जाएगा, रफ में लिख लेना बेटा इसे, है ना, इसमें हो जाएगा इलोंगेशन। तो जब इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस। तो कंप्रेस कब होगी, जब स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। बोलो, ऐसे आप सोच सकते हो। व्हेन स्प्रिंग इज F1 में आपने जो डायग्राम बनाया इसमें फोर्स को 100 न्यूटन आपने टुवर्ड्स द बॉडी लगाया। हाँ ये तो बॉडी है, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो भाई ये तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स है
तो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन होगा इलोंगेशन होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। बोलो, कंप्रेशन होगा इलोंगेशन? हम धकेल रहे हैं ना, तो इसमें धक्का लगाएगी, ये भी धक्का, ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेशन होगा बेटा इसमें। देख लो, चाहे आप इसे रोक के देख लो थोड़ी देर, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो जब कंप्रेशन होगा, मान ली ये है, तो जब कंप्रेशन होगा यूं कर देंगे ऐसे करके, है ना, तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे तो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा, और जब स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दोगे तो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। बोलो, करेगा नहीं करेगा? तो इसमें स्प्रिंग फोर्स तो इधर की ओर लगेगा टूवर्ड्स द, ऐसे करके, और इसमें स्ट्रेच होने के लिए इस तरीके से फोर्स लगेगा जैसे इसमें लगाया गया, है ना। लिख सकते हो, ये तो क्या है, इलोंगेशन, और ये क्या है, कंप्रेशन। जब इलोंगेट करते हो तो कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। देख लो, ठीक है। हाँ भाई, साइनक लिख लिया क्या कुछ? तो एफबीडी बना करके कर लिया ये सवाल? बनाना पड़ेगा, हाँ, गलत बना दिया। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, कंप्रेशन और इलोंगेशन में स्प्रिंग के फोर्स की नेचर किस प्रकार से होगी। इलोंगेशन के लिए बता दिया। अभी रोका, अभी लगा। ये चाबी थी, इनमें से कोई चीज नहीं लगी। चाबी ठीक है भाई, तो ये है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। कंप्रेशन और इलोंगेशन के लिए दोनों अलग अलग केस बनेंगे, है ना। ये है, जैसे कि मैं एक सवाल बता देता हूं आपको कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक ये ब्लॉक है 2 kg का और एक स्प्रिंग है ऐसे करके, है ना, यहाँ पे ऐसे लगा। जब आपने इसे छोड़ा तो नीचे आ जाएगा, ये ग्राउंड है, और केज दे रखा है इसका 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। जब आप इसे छोड़ोगे तो ये नीचे आ जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कंप्रेस हो जाएगा ऐसे करके। तो ये 2 kg का ब्लॉक ऐसे आ जाएगा। तो आपको ये बताना है, ये तो हो जाएगा x बराबर 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो
आपको ये बताना है कि इसमें कितना कंप्रेशन हो जाएगा, है ना। लिख देता हूं मैं, फाइंड चलो अभी थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ आपको। कंप्रेशन, फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन सब जो है बाद में काम आएंगे, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं ये। कितना आ गया बेटा? एफबीडी, बस मेरे को एफबीडी बना के दिखा दो इसका। जो 2 kg का एफबीडी होगा, एक तो इसमें 2G लगेगा। स्प्रिंग, अब और कौन सा फोर्स लगेगा? जो इसके टच में है वही लगा सकता है। ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यहां पे लगेगा इस जगह। किधर लगेगा? ऊपर की ओर, नीचे की ओर? ऊपर की ओर, क्योंकि कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन है तो स्प्रिंग इलोंगेट करने की कोशिश लगेगी। ठीक है, तो इधर लगेगा एफएस। तो एफएस, तो एफएस इज इक्वल टू 2G, तो kx इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसा हो जाएगा। आपने सेकंड वाले केस पे ऐसे से थोड़ा क्यों किया? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना ये। अच्छा, उसमें भी इक्विलिब्रियम पे है। एक मिनट, मैंने गलत बता दिया। ये x बराबर 0 है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी इसकी। ये तो x बराबर 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये होगी, वो मैंने गलत लिख रखा। इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। F नेट 0 नीचे होगा, वहां पे तो F नेट 2G होगा, इस पे यहां 0 नहीं होगा। x बराबर 0 इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो, फाइंड x, कैसे? मान लिया लिफ्ट है, आपकी बात लिफ्ट है और ये एक्सेलरेशन a 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है ऐसे, और ये रहा 2 kg लिखा था, चलो 3 kg कर देते हैं। k कितना है? 300 न्यूटन पर मीटर, चलो 600 कर देते हैं। तो आपको इसमें फाइंड x, फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम if lift is going upward, is going upward, ऐसे लिफ्ट यदि ऊपर की ओर जाए और इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है और नीचे यहां ये फिक्स्ड है इसकी सपोर्ट, तो आपको इसमें नहीं लग रहा तो नहीं तकलीफ। हाँ भाई, साइना बता सकते हो बेटा कैसे करेंगे? मैं इसे लिफ्ट के अंदर बैठ के करूंगा, है ना। जब मैं इसमें लिफ्ट के अंदर यहां बैठ जाऊंगा तो मेरे को अच्छी बात ये लगेगी कि ये रेस्ट पे दिखाई देगा, है ना, इक्विलिब्रियम में।
यानी कि mg और स्प्रिंग फोर्स Fs ऐसे लगेगा। तो Fs बराबर mg इफेक्टिव हो जाएगा आपकी बात। और यदि ये ऊपर जाता है तो g इफेक्टिव कितना हो जाता है बेटा? g प्लस है m fx कितना होगा? k इंटू एक्स। x की वैल्यू mg प्लस a अपॉन k हो जाएगी। m की वैल्यू कितनी है? 3, 10 प्लस 3 और k की वैल्यू 600, तो ये हो गया। तो 13/2 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट कर लेना 100 से गुणा करके, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हो आप इसे, ठीक है? तो अच्छा हुआ मैंने कंप्रेशन वाले भी ले लिए, दिमाग में नहीं आया क्वेश्चन, इसमें तो दे नहीं रखा था ये। अब हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ने के बाद एक बहुत ही अच्छा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और वो होगा स्प्रिंग मास बैलेंस। स्प्रिंग मास बैलेंस आई बात समझ में? स्प्रिंग मास बैलेंस। हाँ भाई, स्प्रिंग मास बैलेंस में देखो स्प्रिंग मास बैलेंस देखा है आपने कहीं बेटा? अरे हाँ, आपके यहाँ तो गैस के सिलेंडर देने वाले भी नहीं आते होंगे उधर, नहीं? गैस का सिलेंडर जो देने आते हैं ना, वो ऐसे करके रखते हैं ना स्प्रिंग के, उससे वेट नापते हैं। कहीं कभी मॉल में, शॉपिंग मॉल में भी दिखता है वो। कहीं कहीं तो दिखता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से है, जैसे कि ये है स्प्रिंग मास बैलेंस, देखा है ऐसे? ये लैब में मिलेगा आपको, फिजिक्स की लैब में, है ना? तो स्प्रिंग मास बैलेंस इसी प्रकार से होता है। तो इसके अंदर बेसिकली होता है तो क्या है, स्प्रिंग ये होती है ऐसे करके, है ना? ये है, एक स्प्रिंग होती है ऐसे, सही है, और उसे केस के अंदर बंद कर देते हैं, यहां पे नंबरिंग कर देते हैं, यहां कर देते हैं नंबरिंग, यहां नंबरिंग कर देते हैं ऐसे, और यहां पे लगा देते हैं पॉइंटर, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 50 केजी तक नाप सकता है। और यहाँ पे इसे सपोर्ट से दे करके यहाँ पे एक हुक लगा देते हैं। ये क्या होता है? हुक, टांगने के लिए। इसलिए ही क्या बोलते हैं हम इस सिस्टम को ही स्प्रिंग मास बैलेंस बोलते हैं, है ना? बोर्ड पे देखो, ये जो होगा K, व्हाट इज K? इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज अवर स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होता है स्प्रिंग मास बैलेंस। यहां पे इसे लिख लेना आप पॉइंटर, है ना? क्या होता है ये? पॉइंटर, या मतलब क्या बोलेंगे इसे, निडल बोल दो, पॉइंटर बोल दो, है ना? यही ये भी नोट्स में ध्यान रखना। अच्छा, इसे डायनामो मीटर भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं इसे? डायनामो मीटर। जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी शीट में, डायनामोमीटर पर दे रखे हैं। डायनामोमीटर का मतलब है स्प्रिंग मास बैलेंस। हाँ, सही हो गया। एक्चुअली क्या है, वो कभी फोकस की प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऑटो फोकस कभी कभी हो जाता है,
लेकिन वो जो सिग्नल नहीं आते ना उससे समस्या है। आपको यही है। यस सर। ठीक है, ये है। अब देखो कैसे करेंगे डायनामोमीटर। जो जैसे आपको कोई वेट नापना है तो आप क्या करोगे, इसमें यहां पे वेट लटका दोगे ऐसे, है ना। इसे तो बनाए रखना, है ना, 1 मिनट में बन जाता है। दोबारा बना लेना ऐसे। कैसे कि आपने इसे यहां से ऐसे लटकाया हुक से, है ना। पहले तो ये पॉइंटर कहां था, पॉइंटर यहां पे था, किस पे था, 0 पे था। जब आप इसमें वेट लटका दोगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, इसी के अंदर हो जाएगी स्प्रिंग, कंप्रेस इलोंगेट हो जाएगी ऐसे, और वेट नीचे लटका दोगे। जैसे 2 kg है मान लिया, या 20 kg है, तो ये वाला जो पॉइंटर है ये ऐसे था ना 0 से 20, तो ये पॉइंटर कहां पे आ जाएगा बेटा, 20 पे आ जाएगा, 0 kg। तो नाप लेंगे इससे। तो बोर्ड पे देखो, देखने की बात ये है कि जो रीडिंग होगी इसकी, रीडिंग ये तो 2G हो जाएगी, और यहां पे हो जाएगा fs इज इक्वल टू 2G। तो जो इसकी रीडिंग होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, वो रीडिंग ऑफ डायनामोमीटर is equal to स्प्रिंग फोर्स। जितना स्प्रिंग फोर्स होगा वो ही उसकी रीडिंग होगी। दिस इज रीडिंग, स्प्रिंग फोर्स के बराबर की रीडिंग होगी। यस सर। सही है भाई। देखो अब रीडिंग तो सही, वैसे आपने 20 kg का ब्लॉक माना है, तो एक्सेस हाँ। 20G होगा ना। 20G होगा, बिल्कुल सही बात है। दिस इज इक्वल टू 20G, है ना। ये 20G के इक्वल हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। तो मतलब रीडिंग कितनी आएगी बेटा, इसकी रीडिंग इस केस में ये मैंने दिखा दिया वैसे, है ना, 20 आ जाएगी। न्यूटन में तो 200 न्यूटन होगी, केजी की बात करें तो 20 kg, यहाँ पे 0 kg में लिखा रहता है ऐसे करके, है ना, ऐसे 40 kg, है ना, ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। आप एक नेट से मतलब अच्छा सा डायग्राम देख लें, वैसे उसकी जरूरत नहीं है अपने को कुछ खास, लेकिन हाँ आपको यदि अपनी कॉपी सुंदर बनानी है तो आप नेट से देख करके इसे बना सकते हैं, है ना। ये बात है। बोर्ड पे देखो, अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताता हूं कि मान लेते हैं ऐसा नहीं है कि डायनामोमीटर को आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकली टांगोगे, आप इसे ऐसे भी लटका सकते हो। मान लिया ये मशीन है, वही वेइंग मशीन, स्प्रिंग मास बैलेंस, और ये ऐसे रखी हुई है, ये मासलेस है, इसका कुछ भी मास नहीं है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो होता है, लेकिन मान लेते इसका नहीं है। तो अब ये लगाओ, मान लिया इसमें आपने फोर्स लगाया 200 न्यूटन, तो रीडिंग कितनी होगी बताओ कितनी होगी रीडिंग। हाँ भाई, कितनी रीडिंग लिख दो, 220 हो गई। कितनी, 200 न्यूटन। 200। हाँ, रीडिंग जो होगी इसकी वो 200 न्यूटन ही होगी, या हम कह लें
20 kg के इक्वल होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अब मान लेते हैं हमने ये स्प्रिंग यहां से छुटा दी। पहला तो ये चित्र बना लेना, दूसरा ये चित्र बना लेना, ये रहा ऐसे करके। अब हमने यहां पे 200 न्यूटन लगा दिया और यहां पे भी 200 न्यूटन लगा दिया। बोलो अब रीडिंग बताओ इसकी कितनी होगी। 0। यही तो बात है, तुम भी फंस गए इसमें, नहीं? देख लो, चलो मैं एक मौका और देता हूं अभी आपको, है ना? कितनी? 400। दूसरा भी आंसर गलत। तीसरे आंसर की बारी। नहीं पता। 200 ही होगी। रीडिंग कितनी होगी उसकी? 200 न्यूटन ही होगी। सही है? देखो, ना को 0 होगी, क्रॉस मार लेना, ना ही 400 न्यूटन होगी, इसे भी क्रॉस मार लेना। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। बोर्ड पे देखो आप, अगर जो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लिया फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे, और मैंने इसे तोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ? इसे बताओ क्या होगा? ये आगे को नहीं चला जाएगा? जाएगा। भाई आपने स्प्रिंग ले ली और उधर से कोई सपोर्ट ही नहीं है, मान लिया, अब आप खींच रहे हो, तो क्या स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। स्प्रिंग में इलोंगेशन तभी होगा जब यहाँ पे सपोर्ट होगी, नहीं तो भागे चली जाएगी। अच्छा, अगर जो यहाँ पे यदि मैं इसका एफबीडी देखूं, तो यहाँ पे अगर जो आपने फोर्स लगाया है, तो यहाँ पे भी बेटा 200 न्यूटन लग रहा होगा, तभी इसकी रीडिंग 200 न्यूटन है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? यस सर। ये है बात। तो इधर भी 200, इधर भी 200, रीडिंग भी 200। ध्यान से रखना इस बात को, है ना बेटा? ये बात है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रीडिंग किसके इक्वल होती है? फिर से लिख लो, रीडिंग इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग लेफ्ट वाला फोर्स 200 से ज्यादा या कम होता तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें नहीं होगा ऐसा, क्योंकि 200 से ज्यादा नहीं होगा, ये मासलेस है ना? मासलेस है। कैसी है? मासलेस है। 200 से ज्यादा नहीं होगा। आई बात समझ में? एक तो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा ना? हाँ, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन हम वो कंसीडर ही नहीं कर रहे। इसका मास दिया हुआ नहीं होता है सिस्टम का। जो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मास कुछ नहीं दिया जाता। अगर जो मान लिया 400 ले लिया और ये 200 ले लिया, तो इधर भाग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये मासलेस है ना? इसका हमने जो हाँ किसी स्पेशल क्वेश्चन में बना के दे दिया उसने मास तो है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा कभी भी नहीं होने का कि यहाँ 400 हो या 200 हो। समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि एक स्प्रिंग एक फोर्स, एक स्प्रिंग एक फोर्स, दूसरी स्प्रिंग दूसरा फोर्स। जैसे मान लिया आप ऐसे कहने लगो कि मान लिया ये रस्सी है, ये रस्सी है, इधर मैंने 200 लगाया, इधर 400 न्यूटन लगाया, ऐसे है ना? ऐसे करके यूं ऐसे। तो एक स्ट्रिंग, इसका मासलेस स्ट्रिंग है, तो मासलेस ही ये वेइंग मशीन भी मासलेस है ना? ये स्प्रिंग मासलेस भी मासलेस है। तो 200 इधर है, तो एफएस हमेशा ही सेम रहेगा, अलग नहीं होगा। बस ये ध्यान रखें, ठीक है? हाँ, सूख गए रख देना। अब कॉपी कर हटा दो भाई से। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो कि दो if two similar spring mass balance
are connected as shown in figure कैसे? एक तो ये है, ये स्प्रिंग मास बैलेंस हो गई, और एक इसके नीचे से दूसरी स्प्रिंग मास बैलेंस आपने कनेक्ट कर दी, है ना, और यहां पे 40 kg लगा दिया। कितना लगा दिया? 40 kg। ये स्प्रिंग 1 और ये स्प्रिंग 2। रीडिंग बतानी है, इसकी रीडिंग कितनी होगी? रीडिंग 1 की कितनी होगी और रीडिंग 2 की कितनी होगी? बोलो। दोनों की कितनी होगी? 400 होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स दोनों में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। जैसे यहां 40G और यहां पे FS1 FS2 मान लेते हैं, तो और यहां पे जो स्प्रिंग बनाएंगे, यहां पे FS2 और यहां पे क्या रहेगा? FS2, और यहां पे जो स्प्रिंग बना लेना इसे, है ना, यहां पे क्या रहेगा? FS1, यहां भी क्या रहेगा? FS1। और अगर जो मैं ये देखूं तो यहां भी क्या रहेगा? FS1। ऐसे बनेगा। तो इक्विलिब्रियम में है तो FS2 बराबर 40G, है ना, और वही FS1 के बराबर भी होगा 40G। 40G इज द रीडिंग। बोथ की रीडिंग कितनी होगी? 40G, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 40G। ये है। G, and this is also equal to 40G. सर एक बार रीडिंग 140G कैसे है वापस बता दो। बेटे FS1 और FS2 दोनों क्या होंगे यहाँ पे? ये रहे ना, FS1 और FS2 दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ये FS2 FS1 बराबर, FS2 कितना है? 40G, तो FS1 भी क्या होगा? 40G। एक ही टेंशन है ना ये, अरे एक ही है ये, पूरा पूरा एक ही, तो कोई अंतर नहीं है। सही है? वेरी गुड। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम बदलाव कर देते हैं। ये रहा। कैसे? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास एक टेबल है ऐसे, ये भी, और यहां पे स्प्रिंग मास बैलेंस ऐसे लगी हुई है ऐसे, और ये दूसरी पुली है। पुली कैसे है? पुली ऐसे है, ये बोलो। यहां पे मान लेते हैं 10 kg है, मान लेते हैं यहां पे 40 kg है, ये ना। तो फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग मास बैलेंस। और ये कैसी स्प्रिंग मास बैलेंस है बेटा? आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है? मासलेस। तो कैसे करेंगे इसे बताओ। 10G वाले को टेंशन 10G लगेगी
40 वाले पे 40 जी लगेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो, तो ये जो स्प्रिंग पे जी हाँ लगेगा। ये जो स्प्रिंग फोर्स है Fs और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा Fs। दोनों का ही स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा टेंशन। यदि मैं T मानूं, यहाँ T मानूं, यहाँ T मानूं, है ना, तो यहाँ भी क्या होगा T और T और ये T। तो यानी टेंशन दोनों तरफ जो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। बस ये बात है ना। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, टेंशन। तो अब ऐसे कर लो, या तो एक लाइन में ही निकल जाएगा, लेकिन ऐसे निकाल लेते हैं। मैं वीडियो इधर बना देता हूं इसका, टेन जी टेंशन, इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लेते हैं और ये हो गया ए। तो सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, नीचे। सही है, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे 40 kg का। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे t माइनस 10g इक्वल टू 10। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे 40g, दिस इज 40g माइनस t इक्वल टू 40। तो 30g इक्वल टू 50 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 3/5g। तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 से हम फ्रॉम 1 t माइनस 10g इक्वल टू 10 10g प्लस a 10 प्लस 6 160 न्यूटन। देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स 160 न्यूटन, रीडिंग 160 न्यूटन और 16 kg इज द करेक्ट आंसर। ये है। टेंशन के लिए अगर बीच में स्प्रिंग भी आ जाए तो भी पूरी रोक भी एक ही टेंशन होती है। हाँ जैसे मैंने बताया, ये है ना, ये स्प्रिंग एरी एक ही है ये। यस ओके। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। आप देखो स्प्रिंग फोर्स के और हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें कि आपका लिफ्ट भी इंक्लूड हो जाएगी, है ना। अब आप मेरे को आंसर तुरंत ही बता देना, मेरे को ऐसा लगता है बता देना चाहिए, है ना। जैसे मान लिया लिफ्ट है और ये ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस लटकी हुई है और यहां पे 20 kg है। तो इसकी रीडिंग बतानी है, बताओ रीडिंग। एम कितनी होगी रीडिंग है? 20 नहीं, अगर जो स्प्रिंग यहां से लटकी होती सिंपल 20, है ना, 20 kg, तो यहां पे कितना लगता 20 g और स्प्रिंग फोर्स कितना होता 20 g, तो रीडिंग कितनी आती 200 न्यूटन। लेकिन अगर जो स्प्रिंग मास को आप किसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट ऊपर जो जा रही है में रख दोगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा
mg होगा क्या? जी इफेक्टिव होगा यहाँ पे। जी इफेक्टिव होगा, वही मैं कह रहा हूँ। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? m 20 और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? g प्लस ए। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, तो रीडिंग बदल जाएगी। रीडिंग mg के इक्वल नहीं होगी हमेशा। कभी आपने सोचा कि मैंने एक सिलेंडर लटकाया उससे तो mg रहेगी? रीडिंग नॉट इक्वल टू mg, रीडिंग इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। तो मैंने यही सॉल्व करके आपको 280 बताया था। अच्छा, मैंने 200 बताया, ऐसे सुना शायद मैंने, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, यू आर राइट। 2g प्लस 4 और ये कितना का 280 न्यूटन, है ना? हाँ, तो इसमें तो अब तो मैंने बता दिया इतनी बार, है ना? इसी तरीके से ये बताओ, अगर ये लिफ्ट है और ये 20 kg की है और ये रस्सी कट हो जाए, है ना, तो रीडिंग कितनी होगी इस केस में? डायनामोमीटर की रीडिंग कितनी होगी अगर जो रस्सी कट हो जाए? इफ हाँ, तो रीडिंग कितनी आएगी? 0। रीडिंग इज 0। कोई रीडिंग नहीं देगा डायनामोमीटर। समझ में आई बात? ये है सवाल। ठीक है, तो एक तो ये सवाल है। हाँ, काफी। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, इसका इसमें दिख रहा है, थोड़ा अच्छा सवाल है ना? शीट में भी दिया होगा तो लिख लेना, है ना? यहाँ पे इंग्लिश में लिख लो, इफ द केबल ऑफ लिफ्ट इज कर्व्ड एंड इट इज फ्री फॉलिंग देन द रीडिंग इज 0। if the cable of the lift is cut देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस तरीके से सिस्टम है कि एक डायनामोमीटर ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है ना? एक मिनट। डायनामोमीटर ऐसे है और इसमें m मास का बॉडी है और एक डायनामोमीटर ऐसे भी है, ये ऐसे सही है। और इसमें जो रीडिंग है, इसकी रीडिंग 80g है और इसकी रीडिंग 20g है, सही है? तो आपको ये बताना है फाइंड मास n। बताओ। हाँ भाई, कितनी रीडिंग आएगी बेटा? 1 सेकंड।
Yes, sir. हाँ बेटा, हुआ नहीं? प्रज्ञा, साइना। Yes, sir. देखो, रीडिंग का मतलब है कि यदि मैं इसका एमपीडी बनाऊं, यहां पे इसकी 80G रीडिंग है, साइड में बना लेना, तो मतलब इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा ना, कितना? 80G। यानी कि इसमें FS1 ऊपर लग रहा होगा, बोलो ऐसे, और एक M है तो mg तो लगेगा ही सही। इसी तरीके से ये वाली एक स्प्रिंग है तो इसमें FS2 ऐसे लग रहा होगा, FS1 इसमें FS2 ऐसे लग रहा होगा। क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. तो FS2 कैसे लग रहा होगा? FS2 ऐसे लग रहा होगा, Yeah. है ना? तो M को देखो, M पे कितना फोर्स लग रहा है? एक तो mg, एक 80G और एक 20G, FS1, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? 80G ऊपर, 20G नीचे, प्लस mg। g से g कट गया, 80 is equal to 20 plus m is equal to 60 kg is the correct answer। है ना? अच्छा क्वेश्चन Yeah. ये है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी कोशिश तो यही है कि जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के हैं, लगभग सब एक बार बच्चे को करा दें, तो जो यदि अननोन क्वेश्चन आया तो वो भी आप करने की कोशिश करो अपने आप से, है ना? एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। Yeah. देखो ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे को आप बताओ फाइंड रीडिंग, रीडिंग बताओ आप। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री है, ये 20 kg है, और यहां पे 10 kg का ब्लॉक लटक रहा है। यहां पे डायनामोमीटर है। क्या है? डायनामोमीटर। मतलब शब्द ऐसा यूज कर देते हैं कि बच्चा डर जाए। डायनामोमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ डायनामोमीटर। जिसने तैयारी नहीं कर रखी वो तो सोचेगा पता नहीं ये क्या है डायनामोमीटर, नहीं? Yes. डर लग जाएगा उसे। Yes, sir.
हाँ भाई बताओ कितना है आंसर? 10G है। 10G इज द करेक्ट आंसर। निकालने की तो आवश्यकता नहीं है। सर थोड़ा लेके आउट अगर मैं सिर्फ 10 केजी वाले ब्लॉक से निकालूंगी तो भी आएगा फिर। हाँ 10 ही आएगा, 10 ही आ रहा है। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया है। इक्विलिब्रियम है सिस्टम, देख लो चाहे। इधर तो 10G और टेंशन और ये स्प्रिंग और ये टेंशन, तो स्प्रिंग टेंशन, और यहां देखोगे तो 20G sin 30, 20G sin 30, 10G है, तो ये भी कितना होगा 10G 10G। नहीं आई बात समझ में? वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है ना। तो आप इसे क्वेश्चन को कॉपी करो। अच्छा, खींचने वाला फोर्स कितना है ये बताओ जरा, और रोकने वाला फोर्स कितना है? 20G sin 30 यानी कि 10G। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे? नहीं, वो तो बात ही है। अगर जो मैं मान लिया 40 कर दूं तब ये सिस्टम चलने लगेगा, तब इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। अभी तो रीडिंग कितनी आएगी इसकी? 10G। क्लियर है क्या बात? तो मैं दूसरे क्वेश्चन में 40G कर देता हूं। अब निकाल लो जरा, आप जरा निकालो दूसरे केस में 40G करके, तब कितना आएगा रीडिंग? वो तो इक्विलिब्रियम में था। 20G sin 30 बराबर 10G। अब निकालो, जब 40G है तो चलने लगेगा सिस्टम। यानी कि स्प्रिंग को, रस्सी को एक ही मान लेना इसमें। दूसरा क्वेश्चन बनाना बेटा, है ना, थोड़ा सा दूसरा बना देना क्वेश्चन, इसे एक ही मान लेना। खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू MA। पहले ये निकाल लेना, फिर टेंशन निकाल लेना। दूसरा तरीका, अलग अलग एफबीडी बना लेना, अलग अलग इक्वेशन लिख लेना। हाँ भाई, कितना है आंसर? मैं बताऊं एक बार मैं कैसे सॉल्व, एक मिनट मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं ये सॉल्व करूंगा 20G माइनस 10G इक्वल टू 50A। तो आ जाएगा 10 50, A की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई। अब यहां पे लगा देंगे 100T माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। देखो मैं तो 2-3 लाइन लिख करके आंसर ले आता हूं। जैसे कि ये है ना, अरे पहले तो ये खींचने वाला फोर्स कितना है 20G, रोकने वाला फोर्स कितना है 10G, तो नेट फोर्स कितना हो गया 20G माइनस 10G इज इक्वल टू 50A। तो कितना आ गया ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें लगा दो T माइनस 10G
सिंगल बॉडी मान के किया है ना। हाँ, वन बॉडी मान के। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है कि ये रहा, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है 40 केजी डायनामोमीटर और ये कितना है 10 केजी। बोलो, दिस इज 10 केजी और इसे आपने सिस्टम को एक लिफ्ट में रख दिया है ना, Yes. और लिफ्ट जा रही है ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देन यू हैव टू फाइंड इट। क्वेश्चन लिख लो, इफ द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन लिफ्ट with and lift is going upward with acceleration 4 meter per second square, you have to find the reading. हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा हूँ बेटा ना, आज क्लास में रहते हैं ना, आप तैयारी करो टेस्ट की, ठीक है ना, कल को ले लेंगे क्लास। हाँ सही है। और क्या नाम है, इस महीने में तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दूंगा इस महीने के एंड तक, ठीक है, इंक्लूडिंग ये जो मॉडल फिजिक्स रह रही है। और इसके बाद ना वेव ऑप्टिक्स का एक लेक्चर होगा ना, इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तुम टेस्ट की तैयारी करो आज की, सिलेबस की टेंशन मत कर। अब मैंने तेरे से बोल दिया कि एक इस महीने करा दूंगा, तो इस महीने तेरे को खत्म करा दूंगा मैं, है ना, अगले महीने तक नहीं जाने दे। सही है बात? तो तू टेस्ट की तैयारी कर शाम वाली, एक बार रिवाइज कर ले अपनी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना। क्लास की टेंशन मत करो कि सर क्लास नहीं रह गए, आज फिर से क्लास में तेरे को ऐसी टेंशन हो रही होगी या तो, है ना, अंकित को भी होगी। हाँ भाई बताओ जरा। Yes, तो साइना, अब तो तुम कर लो बेटा, मुंह जबानी सवाल करने होते हैं अपने को, समझे ना। एक्सेलेरेशन ऊपर जा रहा है ना 4 से, yes. तो इसमें रीडिंग जी की जगह पर जी इफेक्टिव कर देना बस। जी इफेक्टिव कितना आएगा इसका, जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी प्लस ए, और आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. ये है, तो इसमें आसान ही है सब कुछ, है ना। मैं निकाल दूं आंसर, 20 जी इफेक्टिव, 10 जी इफेक्टिव, 50 ये हो गया। तो 10 जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 50 एक्सेलरेशन 10 into 10 plus 4 upon 50 is equal to 14 upon 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? Yes. चलो, तो अब इसके अंदर ही तो बैठे हो आप इसी के अंदर बैठे हो और इसे देख रहे हो, तो लगा देना फिर T माइनस 10 जी इफेक्टिव लगेगा, ध्यान रखना इस बात का, Yes. है ना। क्या लगूं, T माइनस 10 जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू है 10 इंटू 14 इज इक्वल टू 10 इंटू 2.8 इज इक्वल टू 28 माइनस 140 28। टेंशन की वैल्यू 168 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये है। Yes, sir. तो आई बात समझ में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात समझ में आई बेटा?
है ना, ये देखो। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्प्रिंग को कट करना, स्प्रिंग और स्ट्रिंग को कट करना। देखो जैसे मान लिया, इसमें केस 1 लिखते हैं ऐसे, जैसे ये है, मान लिया एक रस्सी है 2 kg की और एक ये स्प्रिंग है 2 kg का, ऐसे समझे, ये है। चलो मान लिया ये ऐसे लटकी हुई है ऐसे, इसमें बोलो ठीक है। अगर जो मैं इस रस्सी को काट देता हूं, मैं इस रस्सी को कट कर देता हूं, या इस स्प्रिंग को बीच में से कट कर देता हूं, है ना, बीच में स्प्रिंग को इस तरीके से कट कर देता हूं, तो आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग और स्प्रिंग, स्ट्रिंग आफ्टर कटिंग जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग, tension in string and spring force in spring becomes zero, ये जीरो हो जाता है, तुरंत काटते के साथ ही जीरो हो जाता है। Yes, sir. हाँ कट, देखो लेकिन जैसे मान लिया ये है केस 2, स्ट्रिंग में जैसे फॉर एग्जांपल केस 2 लिखो, जैसे ये है, ये M1 और ये M2, बोलो जैसे ही स्ट्रिंग को काटते हैं, स्ट्रिंग को काटते के साथ ही, स्ट्रिंग को काटते के साथ ही टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टेंशन बिकम जीरो। लेकिन ध्यान से सुनो भाई, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स किसकी वजह से होता है ये बताओ, इलोंगेशन या कंप्रेशन की वजह से होता है, नहीं है बात समझ? अब जैसे मान लिया आपने इसे काटा, जस्ट काटने के बाद की बात कर रहे हैं हम, बहुत देर की बात नहीं कर रहे, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, क्या इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन चेंज हो जाएगा?
हो जाएगा तुरंत काटते के साथ ही, ये टाइम नहीं लेगी कंप्रेस करने के तक, लेगी थोड़ा सा लेगी ना। हम उसके बाद की बात नहीं करें, जस्ट आफ्टर कटिंग, बट जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, कंप्रेशन, इसमें तो इलोंगेशन है, इलोंगेशन इन स्प्रिंग does not change, therefore spring force remains same, spring force remains same, spring force क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहता है, spring force remains same। ओके। हाँ, अगर जो आप इसे भी काट दोगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब स्प्रिंग ही कट जाएगी तो उसमें टेंशन कैसे आएगा। अगर जो स्प्रिंग को ही काट दोगे तो जीरो हो जाएगा स्प्रिंग में फोर्स, लेकिन यदि स्प्रिंग की लंबाई चौड़ाई बदल नहीं रही, अपने दिमाग में ये बैठा लो हिंदी में, यदि स्प्रिंग का कंप्रेशन इलोंगेशन नहीं बदल रहा जस्ट आफ्टर कटिंग, तो देयर इज नो चेंज इन द स्प्रिंग फोर्स, लेकिन कहीं भी अगर जो आप स्प्रिंग को काट दोगे तो इसमें टेंशन जीरो हो जाएगी बस। यस सर। देखो इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, मैं यहां बना देता हूं। क्वेश्चन क्या है, पहले आपका ये एक 2G का ब्लॉक है और एक स्प्रिंग से 3 kg का ब्लॉक है ना, एंड ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो फाइंड, और इसमें टेंशन T है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स Fs है ना, फाइंड टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स, बताओ टेंशन और स्प्रिंग फोर्स बताने। बता दो, ये तो इक्विलिब्रियम की सबसे पहले यही पढ़ाया था हमने, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये रहा 3 kg Fs, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा 3G 30 न्यूटन, और ये कितना आएगा 2G, इसमें क्या आएगा टेंशन 2G और स्प्रिंग फोर्स, तो टेंशन बराबर 2G प्लस Fs, 20 प्लस 30, टेंशन आ गया 50 न्यूटन। नहीं आई बात समझ में, बोलो। यस। कॉपी करो। हाँ लिखो, इफ क्वेश्चन लिखो दूसरा, इफ इन अबव क्वेश्चन if in above question first, पहली बार में string is cut but spring remains same, spring remains as it is, second spring is cut but
string remains same. बोलो. Find acceleration of 2 kg and 3 kg just after cut. Find the acceleration of 2 kg and 3 kg just after cut in each case. हाँ भाई, कर दो सॉल्व साइना. यस सर. देखो, ध्यान से देखो. पहला केस क्या है हमारा? फर्स्ट केस इज अवर ये ऐसे है 2 kg, ये ऐसे है 3 kg और हमने ये कट कर दिया. तो जब ये कट कर दिया तो कट करने से पहले स्प्रिंग फोर्स कितना था इसमें? 3g. और यहां पे कितना था? 3g स्प्रिंग फोर्स. तो जब आपने स्प्रिंग कट करी तो क्या स्प्रिंग की लंबाई चौड़ाई में चेंज होगा क्या? नहीं. तो स्प्रिंग फोर्स तो नहीं बदलने का, यानी कि जो जब कट करने से पहले स्प्रिंग फोर्स था अभी भी वो इतना ही रहेगा. तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? 3g. और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? 3g. बताओ इस पे नेट फोर्स कितना आया बेटा? 0. तो 0. तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0. ये तो बात आ गई इसकी. लेकिन इसके बारे में यदि मैं सोचूं, इसमें फोर्स बताओ कितने लगेंगे जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग? कितने फोर्स लगेंगे? Fs और mg. 2g और fs कितना? 3g. टेंशन लगेगा क्या इस पे? बिल्कुल नहीं लगेगा. तो नेट फोर्स इधर कितना आ गया इस पे? 2g प्लस 3g इक्वल टू 5g इक्वल टू नेट फोर्स को ma के बराबर रख दूं. m कितना है इसका? 2. एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका? 5g अपॉन 2. ये है क्वेश्चन. बहुत बार पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन नीट जेईई मेंस एग्जाम में. इवन एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन. सही है. कॉपी करो तेजी से. यस सर. ठीक है. अच्छा, सेकंड केस में ऊपर बनाते हैं. सेकंड केस में ये दोबारा आप बनाओ. सेकंड केस में ये तो सही है, इसे काट दिया. बोलो. तो बोर्ड पे देखो, तुम मेरे को ये बताओ, जैसे ही स्प्रिंग को काट देंगे स्प्रिंग में फोर्स कितना हो जाएगा? जस्ट आप 0. जब स्प्रिंग को काटे उसमें फोर्स हो जाता है 0. तो मैं इसमें फोर्स बनाऊंगा 3g. ऊपर फोर्स स्प्रिंग फोर्स 0. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसमें? 3g. 3g is equal to 3a. 3g is equal to 3a. Acceleration is equal to g मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड. ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इसका g. जबकि मेरे को आप 2 kg का एक्सेलरेशन बता सकते हो बेटा?
2G में मुझे 2G लगेगा और कितना लगेगा? 2G लगेगा और टेंशन हाँ, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका? अबे 0। ये क्या नीचे चला जाएगा रस्सी तोड़ के? अच्छा T बराबर 2G, F नेट 0, T माइनस 2G इक्वल टू M में, है ना? A एक्सेलरेशन 0। ये तो रुका रहेगा ना, टंगा हुआ है ये तो। इसका क्या चेंज हो? कुछ नहीं। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है ना।